हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं हूं सीए निशा शर्मा। आज की हमारी वीडियो एक पंथ दो काज करने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी और गिफ्टेड प्रॉपर्टी की टैक्सेबिलिटी टैक्स पेयर पे क्या है। प्लस 23 जुलाई 2024 को यूनियन बजट आया है हमारा, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया है। उसके अकॉर्डिंगली हमारे कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, विदाउट अ फर्दर अडू वी विल स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले इनहेरिटेड प्रॉपर्टी और गिफ्टेड प्रॉपर्टी का डिफरेंस समझ लेना जरूरी है। इसका मीनिंग क्या है? जो भी प्रॉपर्टी आपको विरासत में मिलती है फ्रॉम योर फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर, वो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी गिनी जाती है। मतलब पैटर्नल साइड से मिली हुई प्रॉपर्टी आपकी गिनी जाएगी एंसेस्टर प्रॉपर्टी या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। गिफ्टेड प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट रिसीव हुआ है ऑन ओकेजन ऑफ योर मैरिज, एग्जम्प्टेड की कैटेगरी में चला जाएगा। और फ्रॉम योर रिलेटिव आपको गिफ्ट रिसीव हुआ है फ्रॉम योर रिलेटिव। तो ये दोनों ही सूरतों में इनहेरिटेड प्रॉपर्टी और गिफ्टेड प्रॉपर्टी अगर आपको रिसीव हो रही है, दैट इज कंप्लीटली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो फिर इस वीडियो में हम नया क्या सीखने वाले हैं? इस वीडियो में हम नया ये सीखने वाले हैं कि आपको इनहेरिटेंस या गिफ्ट में मिली प्रॉपर्टी को अगर आप फर्दर सेल करते हैं या ट्रांसफर करते हैं तो आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी क्या अराइज होगी। सबसे पहले कुछ टर्म्स को जान लेना जरूरी है, बेसिक टर्म्स। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इनकम टैक्स की लैंग्वेज में जब आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो जो आपको सेल प्राइस रिसीव होता है, सेल कंसिडरेशन रिसीव होती है, उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कहा जाता है। सेकंड इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उस प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के लिए आपने क्या कीमत अदा की है। अब आप ये क्वेश्चन जरूर अराइज कीजिएगा कि मैम ये तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है या गिफ्टेड प्रॉपर्टी है, तो इसको अक्वायर करने के लिए तो हमने कोई परचेज प्राइस पे नहीं किया। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही जायज गिना जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस केस में मानी जाएगी कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। जिस भी पर्सन से आपने प्रॉपर्टी इन गिफ्ट रिसीव की है या इनहेरिटेंस में आपको मिली है, उस ओनर को जो कॉस्ट प्राइस मिला था या कॉस्ट प्राइस पड़ा था उस प्रॉपर्टी को अक्वायर करने का, वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। सो थर्ड थिंग इज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। आपको जो प्रॉपर्टी मिली है, आपने उस प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करने से पहले उसकी रिपेयर, कंडीशनिंग, रेनोवेशन या कुछ ऐसे ऑल्टरेशंस में अगर कुछ खर्चा किया है तो वो एक्सपेंसेस कंसिडर किए जाएंगे अंडर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसके अलावा लास्ट, अगर आपने ट्रांसफर के टाइम पे स्टैंप ड्यूटी पे की है, रजिस्ट्री चार्जेस या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो रिलेटेड हैं आपकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से, सेल ऑफ प्रॉपर्टी से, तो उनको आप एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर की कैटेगरी में डालेंगे। आप होल्डिंग पीरियड क्या लेंगे? होल्डिंग पीरियड का मतलब है कि क्या आपका जो कैपिटल गेन निकलेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में जाएगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में जाएगा। तो आपको मिली हुई एसेट अगर तो इमूवेबल एसेट है और आप उसको रख रहे हैं अपने पास 2 साल से ज्यादा, तो वो लॉन्ग टर्म एसेट की कैटेगरी में चली जाती है। वाइसा वर्सा, अगर आप उन्हीं एसेट्स को 2 इयर्स या 24 मंथ से कम पीरियड के लिए अपने पास होल्ड करके रख रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में जाती है। ये है जनरल केसेस में, नॉर्मल केसेस में। लेकिन इनहेरिटेंस के केस में क्या होगा? आपका होल्डिंग पीरियड कंसिडर किया जाएगा फ्रॉम द डेट व्हेन प्रॉपर्टी वाज अक्वायर्ड बाय द ओरिजिनल ओनर। जिन्होंने आपको ट्रांसफर की है, फर्स्ट ओनर ने जिन्होंने आपको ट्रांसफर की है, उन्होंने प्रॉपर्टी कब परचेज की थी, उस टाइम से लेकर इस टाइम तक का पीरियड आपका होल्डिंग पीरियड कंसिडर किया जाएगा, जिसके बेसिस पे आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म की कैटेगराइजेशन करेंगे। ठीक हो गया। अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि इनहेरिटेड या गिफ्टेड प्रॉपर्टी को आप जब फर्दर सेल करेंगे तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी। आपकी स्क्रीन पर आपको एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है।
उस एग्जाम्पल को हम अभी यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। सो 23 जुलाई 2024 को जो बजट आने से पहले का सिनेरियो था, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक जो कैलकुलेशन होगी वो होगी कुछ इस तरह से। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन एंड टैक्स, इसी एग्जाम्पल को हम सॉल्व कैसे करेंगे। अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 हमारे एग्जाम्पल में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब वाई ने जो प्रॉपर्टी सोल्ड आउट की है वो की है 1,80,00,000 के लिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम यहाँ पे लेते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है दैट आप अपनी परचेज प्राइस को बढ़ा देते हैं विद कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर फिस्कल ईयर में पब्लिश करता है, ठीक है। 2024-25 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 348 है और 25-26 असेसमेंट ईयर की बात कर रही हूँ 363 पब्लिश किया गया है। सो कमिंग बैक टू द एग्जांपल, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी बाय कैलकुलेटिंग द इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कॉस्ट प्रीवियस ओनर को पड़ी थी इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर ईयर ऑफ एक्विजिशन। इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद आपकी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल कम आउट टू बी 1,60,00,000। नेक्स्ट आप लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जो कि इंडेक्सेशन इस पे भी कैलकुलेट होती है, हमारे केस में वो नील है। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर इस केस में वो नील है। यहाँ पर एक चीज आपने नोट करनी है दैट स्टेट ड्यूटी अगर आपने पे की है ऑन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते टाइम, उसकी आपको कोई डिडक्शन इसमें से नहीं मिलेगी, बिकॉज वो ना तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ट्रीट की जाएगी और ना ही कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ट्रीट की जाएगी। इसके रिगार्डिंग आप केस लॉ पढ़ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद हमारी टैक्सेबल कैपिटल गेन आती है 20 लाख। 1,80,00,000 माइनस 1,60,00,000, 20 लाख का आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन है। 23-24 तक जो आप प्रॉपर्टीज सेल करेंगे उन पे, जिनकी रिटर्न की डेट 31 जुलाई है फॉर नॉन टैक्स पेयर्स एंड 30 सितंबर है फॉर ऑडिट केसेस। तो इस अकॉर्डिंगली हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, जो कैपिटल गेन टैक्स बनेगा वो बनेगा 20 लाख पे 20%, दैट कम्स आउट टू बी 4 लाख। लेकिन अब हम जान लेते हैं दैट आफ्टर यूनियन बजट, जिसमें ये कहा गया है दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर अराइज होगा ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टीज, मूवेबल या इमूवेबल एसेट्स पे, तो सबसे पहले तो उनका होल्डिंग पीरियड जो है वो कम कर दिया गया है, दैट वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 24 मंथ्स। मतलब अगर आप मूवेबल या इमूवेबल एसेट्स सेल कर रहे हैं तो होल्डिंग पीरियड 24 महीने से ज्यादा का अगर होगा दैट वुड बी कवर्ड अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और 24 महीने से अगर कम का है तो दैट वुड बी कवर्ड अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अर्लियर मूवेबल एसेट के केस में ये टाइम लिमिट 36 मंथ्स की थी। तो चलिए एग्जाम्पल में वापस आते हैं। फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रहेगा 1,80,00,000 एज पर एग्जाम्पल जो हम सॉल्व कर रहे हैं, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पर मेजर चेंज ये आया है दैट पुराने सिनेरियो के अकॉर्डिंगली हमें इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दी जाती थी, मतलब कि हम अपने परचेज प्राइस को इन्फ्लेटेड प्राइस पे दिखाकर अपनी टैक्स को कम कर सकते थे, टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकते थे। लेकिन क्योंकि अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमसे वापस ले लिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, तो 1,80,00,000 में से आप सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 75 लाख ही माइनस कर पाएंगे। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एज इट इज, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर एज इट इज, जो कि हमारे केसेस में नील है। अब आपका जो टैक्सेबल कैपिटल गेन है दैट वुड कम्स आउट टू बी 1,05,00,000 रुपीज। इसके ऊपर आपकी टैक्स लाइबिलिटी आएगी 12.5
5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि आ रहा है 13,12,500। तो आप देख सकते हैं दैट प्रीवियस सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपका टैक्स आ रहा था 4 लैक्स, मतलब आपकी टैक्स लाइबिलिटी थी 4 लैक्स ओनली, जो कि यूनियन बजट 2024-25 के बाद बढ़कर हो गई है 13,12,500। तो इस केस में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट 9 लाख रुपीज। अभी इसमें आपने एजुकेशन सेस प्लस नहीं किया है। सो अगर हम फ्लैट फिगर देखें तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 4 लैक्स की टैक्स लाइबिलिटी बढ़कर हो जाएगी 13,12,500। तो आप देख सकते हैं कि कितना ह्यूज इम्पैक्ट हमारी टैक्स लाइबिलिटी पर पड़ने वाला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में, अगर हम 24-25 में कोई प्रॉपर्टी सेल करेंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को रैप करते हैं। अगर आपके इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप काइंडली अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं सो दैट हम उस पर डिस्कस कर पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। कीप वॉचिंग। नमस्कार।